नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर एहतशाम भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, ये कल रात से गुफ्तगू चल रही है, मोहसिन बेग साहब की तरफ से भी दावा किया गया, वो भी मैं सुनवाती हूँ थोड़ी देर में नाज़रीन को। तलत हुसैन साहब साथ ही मौजूद थे जिनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। मलिक साहब, आपके पास भी तमाम खबरें होती हैं। मलिक साहब, ये क्या हुआ है, कौन सी मीटिंग हुई है, ये पैगाम रसानियाँ हुई हैं? ऑब्वियसली ये एक वो 3 ऑप्शंस वाली बात हुई थी, तो फिर उसके बाद ये तीसरी, ये एक और भी कोशिश क्या खान साहब की तरफ से की गई? अच्छा, थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड में हमें पहले जाना चाहिए, फिर काम समझना आसान हो जाएगा। 27 वाला जलसा, इससे पहले और उसके फ़ौरन बाद अदम एतमाद की तहरीक से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही थी जिसमें मुलाकातें पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में जारी थी। कभी आपारा और इस्लामाबाद के दरमियान में, और कभी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में। एक मौका तो वो था जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मौका था और दोनों जमातों ने जलसे बुलवाए हुए थे। उस वक्त फ्रीकैन को, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, कि मैसेज दिया गया था कि यहाँ पर कोई ऐसा शो नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की जागनसाई हो या यहाँ मारपीट हो रही हो और उधर से इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ख़राब हो जाए। तो दोनों फ्रीक पीछे हट गए। दोनों ने पहले खैमाजन होने और जलसों बुलाने की बातें की हुई थी, लेकिन दोनों फ्रीक पीछे हट गए। ये पहला मैसेज था जो बड़ा क्लियरली और स्ट्रांगली दिया गया। फिर एक कोशिश वो थी कि ये टकराव वाली कैफियत ना हो। ये पहली कोशिश तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर थी। दूसरी वाली वो कोशिश थी जो टकराव से बचाने के लिए थी और दरमियानी रास्ता निकालने के लिए थी। इमरान खान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि 27 को वो खुद से 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ते, पंजाब असम्बली तोड़ते, केपी असम्बली तोड़ते और अपनी तमाम नशिस्तों से कौमी असम्बली से थे और वो ख़त लहराते हुए चले जाते। वो ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। अब वो गाड़ी उनकी छूट चुकी थी, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो लूज़ कर चुके थे। अपोजिशन वालों का ख्याल ये था कि वो अगर 3-4 महीने भी इक़्तिदार में रह गए तो वो 3 साल, 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से वो सारा कुछ निकाल के बाहर ले आएंगे। जैसे इमरान खान उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने तोहफे में दी हुई गाड़ी ले ली, इन्होंने तोहफे में दी हुआ हार यूसुफ रज़ा गिलानी ने ले लिया, आसिफ अली जरदारी गाड़ी ले ली, मरियम ने गाड़ी ले ली, तो हम भी ऐसी चीज़ें इसकी बाहर निकालेंगे। ये उनकी बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी थी, उस पर वो डामाडोल नहीं थे। जब इमरान खान की तरफ से अप्रोच किया गया, और हमें अभी तक यही तस्दीक हुई है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को बराह रास्त अप्रोच किया गया और DGI और आर्मी चीफ दोनों गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहाँ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन हुई और DGI SPR का हमारे पास शॉट है, हम उसकी तस्दीक के लिए वो चला भी सकते हैं। हम समा इसके ऊपर पहले रिपोर्ट भी करता रहा। जी। वहाँ पे ये 3 ऑप्शन आई कि आप इस्तीफ़ा दे दें, अदम एतमाद फेस कर लें, या ये है कि वो अदम एतमाद वापस ले लें और आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। ये वाली ऑप्शन जो थी, खान साहब ने इसको इंडोर्स किया कि ये वाली ऑप्शन ठीक है। ये डिस्कशन में वहाँ सामने आई थी। तजवीज़ देने वाला कौन था, मैं उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन ये उसी मीटिंग के अंदर ये चीज़ इवॉल्व हुई कि ये वाली चीज़ खान साहब को काबिल कबूल है, क्योंकि इससे उनको हार नहीं नज़र आएगी कि अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस ले ली, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, मैं इनके कहे पे नहीं जा रहा, अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। वो अपना अपर हैंड चाहते थे इस सारे मसले के ऊपर। आर्मी चीफ इनका पैगाम लेके प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर मिलने गए। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होती है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इन दोनों लोगों का नाम ले रहा हूँ। जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने, दोनों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल ये था कि जितना हमने मोमेंटम बिल्ड किया है, हम अपने लोगों को अब क्या जाके जवाब देंगे कि किसके कहे के ऊपर और किस बुनियाद के ऊपर हमने नो कॉन्फिडेंस वापस ले ली। तो अब हम नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेंगे। अब ये मामला बहुत आगे जा चुका है। उससे पहले हम खुद कहते थे इलेक्शन करवा दें, तो उस वक्त तो बात सुनते नहीं। तो अब ये क्यों कह रहे हैं इलेक्शन? अब तो हम उन्हीं टर्म्स पे जाएंगे जिस पे हैं अदम एतमाद हो कि हम जीते या हारे, उसके बगैर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ ने आके वो मैसेज वहाँ दे दिया। अब वहाँ पे दूसरी कहानी शुरू होती है। ये कहानी कंट्रोवर्शियल है, ये मेरे लिए अभी तक मैं इसको पूरे से समझ नहीं सका। इसके ऊपर तलत हुसैन ने जो कुछ आपको बताया, बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है तलत, मैं नहीं ख्याल कि उसने सुनाई कोई बात आगे चलाई होगी। उसने इसको 2 राय से यकीनन क्रॉस चेक किया होगा, फिर खबर दी होगी। मोहसिन बेग से कल रात मेरी बात हुई है, एक ट्वीट नजम सेठी ने भी की हुई है और इसके अलावा भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं। मैं जहाँ से आम तौर पर ये तासुर उभरता है कि उनके पास टेप रिकॉर्ड्स हैं, सबसे पहले तो मैंने वहाँ रब्ता किया कि सबूत क्या है। मैं आपको पूरी, अब मिनवान सुनाऊंगा, रोज़ों का महीना, सारी बातें लोगों को सच बतानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। इतला पहली ये है कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई कॉल ओरिजिनेट हुई है। ये पहली खबर है जो वो कहते हैं कि हुई है कॉल, और कॉल का रिकॉर्ड भी है। कॉल किसके पास है मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि मुझे आप कॉल सुनवाएंगे तो मैं टीवी पे जाके सुनाऊंगा, चाहे जान चली जाए, फिक्र नहीं है, लेकिन कॉल मुझे सुनने का मौका तो मिलना चाहिए। वो नहीं, मुझे बहरहाल मौका नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जी कि कॉल ओरिजिनेट हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ओरिजिनेट हुई है। वाया आगे 2 हैं,
ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, इसका मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकूंगा। एक वाया ये है, क्लेम ये है कि वो कॉल वहाँ से मलिक रियाज को गई। एक क्लेम ये है कि वो हमारे एक यहाँ से 2 घंटे के फासले के ऊपर शहर है, उस रास्ते से होती हुई दुबई तक कॉल गई। ये 2 रास्ते हैं। और फिर वहाँ से जरदारी साहब को मैसेज गया और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। मैंने इसके ऊपर मलिक रियाज को कॉल किया। मलिक रियाज को मैंने कल रात भी कॉल किया और अभी स्टूडियो में आपके एंटर होने से पहले भी मैंने उनसे 15-20 मिनट, आधा घंटा उनका पूरा सर खाया। वो रिफ्यूज़ करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं की। वो कहते हैं कि मेरा उनसे रब्ता मैसेजेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, मुख्तलिफ मौके के ऊपर। मैंने जरदारी साहब के साथ मेरी 21 साल की दोस्ती है, उनसे भी मेरी बातचीत होती है रोज़ाना, और कल रात भी कहते हैं उनसे बात हुई है। लेकिन इस मसले के ऊपर वो कहते हैं मैंने कोई रोल नहीं प्ले किया। मैं किस बिना पे रोल प्ले करता, क्योंकि वो तो अदम एतमाद के ऊपर यकीन करके बैठे हुए थे कि हम जीतने वाले हैं। तो मैं उनको कैसे कहता कि भाई तुम अदम एतमाद से पीछे हट जाओ और अपनी हार मान लो। तो वो कहते हैं मेरा तो उससे 21 साल पुराना तल्लक है, मैं तो उसको ख़राब नहीं करना चाहता था, तो मैंने ये नहीं किया। ये उनका डिनाइल है, मैं ऑन एयर जिम्मेदारी के साथ उसको कन्वे कर रहा हूँ। लेकिन ये खबर कहीं से किसी एक जगह से घूम के आई है। अब वो ज़रिया कोई भी हो सकता है। यहाँ से हमारे किसी बाज़ एक लोगों का क्लेम ये था, जिन लोगों ने ख़बर रिपोर्ट की है उनमें से एक का क्लेम ये था कि हो सकता है कि किसी रिटायर्ड आदमी या किसी मतलब जूनियर लेवल किसी ऑफिसर को यूज़ किया गया हो। ये भी हो सकता है कैसे किया गया हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कमांड में कुछ अदारे हैं जहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन अभी तक मैंने वो ऑडियो क्लिप या कोई वीडियो क्लिप या उसकी एविडेंस अपनी आंखों से नहीं देखी, इसलिए जो कुछ देखा है वो मैंने आपको बयान कर दिया है। ये सूरत हाल है। और तल्लत अगर खबर दे रहा है तो आमतौर पर मैं इस शहर में 2-3 लोगों को क्रेडिबल जर्नलिस्ट मानता हूँ। फवाद हुसैन तो इसको जर्नलिस्टों की लिस्ट से खारिज करता था, लेकिन तल्लत मेरे ख्याल में वो एक जर्नलिस्ट है जिसको अगर बच्चों को आपने ट्रेन करना हो ना, तो आपको टीवी के ऊपर एंकरिंग वगैरह कैसे करनी है, तो उस काम के लिए तल्लत से बेहतर शायद शख्स कोई नहीं होगा। इसकी मदद लेनी चाहिए। पोस्चर कैसे है, पॉज कहाँ करना है, स्ट्रेस कहाँ करना है, तो ये मैं इसको उस कैटेगरी का जर्नलिस्ट मानता हूँ। तो उससे जुड़ी खबर है तो मैं उस पर भरोसा करूँगा।